हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू लिट अप विद एनी। आज हम लोग विक्टोरियन ड्रामेटिस्ट्स की बात करने वाले हैं इस सेशन में। सो वी आर गोइंग टू हैव एन ओवरव्यू ऑफ all the important dramatists that are there in the Victorian age. Okay, the first one in the list, and it's chronologically, the first one in the list is Henrik Ibsen, a very important dramatist. Henrik Ibsen was born in 1828. He passed away in 1906. Okay, पहले मैं आपको एक बड़ा क्रिस्प सा ओवरव्यू देती हूँ, जो पॉइंट्स हैं, बेसिक पॉइंट्स जो याद रखने हैं। ठीक है, हेनरिक इब्सन नॉर्वेजियन थे। इनकी नेशनैलिटी क्या थी? नॉर्वेजियन। ही वॉज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा, मेनी अ टाइम्स फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा। When we talk about the major themes in the works of Henrik Ibsen, we have individual versus society, feminism and gender roles. We have morality, truth, illusion. We have psychological conflicts, and we have freedom and identity. These are the major themes जो इनके आप वर्क्स में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, which are the key plays that you must look at? सबसे important है A Doll's House. A Doll's House was published in 1879. रेवोल्यूशनरी फेमिनिस्ट ड्रामा है। जो नोरा का सीन है वहाँ पे जो एग्जिट करती है वो, इट सिंबलाइजेस फीमेल इमेंसिपेशन। सेकेंड इज गोस्ट्स। डॉल्स हाउस से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, गोस्ट्स से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है। गोस्ट्स वॉज पब्लिश्ड इन 1881. इट डील्स विद द हेरिडिटरी इलनेस। हेरिडिटरी इलनेस होती है, मॉरल हिपोक्रेसी दिखाया है, और इंसेस्ट, ये थीम्स इसमें हैं। थर्ड वन इज एन एनिमी ऑफ द पीपल, 1882. क्लैश बिटवीन ट्रूथ एंड majority opinion. Fourth is The Wild Duck, 1884. Tragic consequences of idealism and truth telling. सच बोलने के क्या consequences होते हैं। फिफ्थ इज हिडा गैबलर, इससे भी क्वेश्चन आया है, 1890 का वर्क है। कॉम्प्लेक्स फीमेल साइकी, बोर्डम एंड डिस्ट्रक्टिव मैनिपुलेशन, हिडा गैबलर में। द मास्टर बिल्डर, 1892. एम्बिशन, यूथ एंड द फियर ऑफ डेथ। एंड फाइनली पियर गायंट, GYNT, 1867. It's an epic poetic drama about self-discovery and identity. तो ये इनके की प्लेस हैं। If we talk about the dramatic style of Henrik Ibsen, you will see realism in his drama. तो romanticism से realism में ये मूव करते हैं, and later on to symbolism also. He used the well-made play structure, लेकिन कभी कभी सबवर्ट भी किया है उस चीज़ को, टू एक्सप्लोर डीपर साइकोलॉजिकल एंड सोशल ट्रूथ्स। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स? प्रॉब्लम प्लेज। सबसे पहले प्रॉब्लम प्लेज क्या होते हैं? जो कोई ना कोई सोशल इशू पे, जो सोशल प्रॉब्लम चल रही होती है, उसको लेके कोई ड्रामा लिखा है, प्रॉब्लम प्लेज। His realistic plays, they often revolve around social dilemma or moral dilemma. That is why problem plays. फिर सेकेंड नंबर पे जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें हेनरिक इब्सन से मिलता है वो है इब्सिनियन हीरोइन। वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी इंडिपेंडेंट वुमेन, ब्रेकिंग ऑल द सोसाइटल नॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल नोरा, हिडा, बहुत स्ट्रॉन्ग हीरोइंस हैं इनकी। थर्ड इज सिम्बलिज्म, जो लेटर इनके वर्क्स हैं सिम्बलिज्म की तरफ इन्होंने मूव किया है, स्पेशली इन द लेटर वर्क्स। फॉर एग्जाम्पल वाइल्ड डक एज अ सिम्बल ऑफ इल्यूजन्स दैट वी लिव बाय, एंड ट्रूथ वर्सेस इल्यूजन। सो इट्स अ कॉन्स्टेंट बैटल इन मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स लाइफ। ट्रूथ, क्या सच है और हम किस भ्रम में जी रहे हैं, ये एक कॉन्सेप्ट हमें यहाँ से मिलता है। ठीक है, ये एक ओवरव्यू हो गया हेनरिक इब्सन का। ये हमारे जो मेरे पेड लर्नर्स हैं उनका जो नोट्स हैं उसमें से आपको ये मैं करवा रही हूँ थोड़ा सा। सो हेनरिक इब्सन बॉर्न इन 1928 मार्च 20th। फैमिली जो है फेसेस अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल ruin. Ibsen leaves school at 15
एंड ही बिकम्स एन अप्रेंटिस फार्मासिस्ट, वहाँ पे काम सीखना शुरू कर देता है फार्मासिस्ट का काम। 46 से 47 पोइट्री लिखना शुरू करते हैं, कुछ स्केचेस भी करते हैं, और पहला प्ले लिखते हैं अपना कैटिलिना। प्लीज़ रिमेंबर इट वॉज पब्लिश्ड इन 50, इंस्पायर्ड बाय हिज इंटरेस्ट इन क्लासिकल थीम्स एंड रेवोल्यूशनरी स्पिरिट। फिर 1850 से 1863 अर्ली स्ट्रगल्स शुरू हो जाती हैं, और कुछ रोमांटिसिज्म, जो नेशनल रोमांटिसिज्म है वो, तो 1850 में ही मूव्स टू ऑस्लो, क्रिस्टियाना ऑस्लो में, टू स्टडी यूनिवर्सिटी, एंड वहाँ पे ये अपना कैटिलिना पब्लिश करते हैं, पहला प्ले, लेकिन वो सूडोनिम यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द सूडोनिम दैट ही यूज? दिस, ब्रिन्योल्फ ब्यामे। 51 में ही जॉइन्स डेट नॉर्स्की थिएटर इन बर्जन एज असिस्टेंट स्टेज मैनेजर एंड राइटर। 52 से 57 ही राइट्स हिज अर्ली प्लेज अंडर रोमांटिक नेशनलिस्ट इन्फ्लुएंस। वो एक नेशनलिस्ट इन्फ्लुएंस उनमें था, और उसी इन्फ्लुएंस के अंडर इन्होंने कुछ अपने स्टार्टिंग के प्लेज लिखे, जैसे ये सारे। ठीक है, तो ये अर्ली हिस्टोरिकल ड्रामा वॉज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय शेक्सपियर एंड ऑल्सो नॉर्स सागास, जो नॉर्स रीजन था या माइथोलॉजी थी यहाँ पे, वहाँ पे जो सागास थे उनसे इन्फ्लुएंस्ड है। देन 58 में ही मैरीज सुजाना, ही बिगिन्स लाइफ लॉन्ग कोलैबोरेशन एंड इंटेलेक्चुअल कंपेनियनशिप विद सुजाना। फिर इनका एग्जाइल शुरू होता है 64 से 74 के बीच में। सोशल क्रिटिक है, साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन है। 64 में इब्सन वॉलंटरीली गोज इनटू एग्जाइल, इनको कोई भेजता नहीं है। एग्जाइल रिमेंबर वॉलंटरी भी हो सकती है और देश निकाला भी हो सकता है, तो ये इनकी वॉलंटरी एग्जाइल थी। चले गए नॉर्वे, से छोड़ के इटली चले जाते हैं, उसके बाद जर्मनी चले जाते हैं। 66 में ही हैज़ अ ब्रेक थ्रू विद ब्रांड, अ पोएटिक ड्रामा अबाउट मॉरल एब्सोल्यूटिज्म एंड सैक्रिफाइस। ये एक वर्क लिखते हैं ये, इससे इनको बहुत फेम मिलता है। इट वॉज लाइक अ ब्रेक थ्रू, अर्न्स हिम फेम इन स्कैंडिनेविया। 67 में ही पब्लिशेस दिस वर्क, another important one. It's a verse drama blending fantasy, folklore, satire and existentialism. Then 69 he writes The League of Youth, a satire on political opportunism. 73 Emperor and Galilean. Now remember, you don't have to go into detail of all of these works. जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वर्क्स दिए उनको थोड़ा सा पढ़ना है। डॉल्स हाउस, गोस्ट्स को थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, बाकियों को आप वन पैराग्राफ भी देखोगे, दैट्स फाइन। ओके, तो एम्परर एंड गैलीलियन इज़ अ मैसिव philosophical drama on Julian the Apostate. It reflects his interest in the conflict between paganism and Christianity. फिर ये जो फेज़ है इनका, it transitions Ibsen from national myths to individual psychology. तो remember early जो works हैं वो nationalist हैं, romantic nationalism है. Then he moves to this psychology and social critique, problem plays लिखना शुरू करते हैं. Realistic phase शुरू हो जाता है इनका. तो इसमें इनका pillars of society, Doll's House, Ghosts, very important plays, An Enemy of the People, The Wild Duck, Rosmer Zolms, हिडा गैबलर, ये वाले वर्क्स इनके आते हैं। ठीक है, यू कैन रीड अ बिट अबाउट दीज वर्क्स। एंड देन 1891 to 1900 ही रिटर्न्स टू नॉर्वे एंड ही टर्न्स टू सिम्बलिज्म की तरफ चले जाते हैं। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो इनका बिगिनिंग, मिडल एंड एंड। तो बिगिनिंग में इनके जो प्लेज हैं वो नेशनलिस्ट थीम्स पे हैं, रोमांटिक, रोमांस नॉट लव स्टोरीज, रोमांटिक नेशनलिज्म है। मिडल में इनका रियलिस्ट फेज है, वेर इन इनके जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं जो साइकोलॉजिकल वर्क्स हैं, उसके बाद इसी में आपका क्रिटिक है या प्रॉब्लम प्लेस भी आप कह सकते हो।
प्रॉब्लम प्लेज, एंड एंड के फेज में सिंबलिज्म. So this is how he moves from one phase to another. नॉर्वे वापस जाते हैं तो सिंबलिज्म की तरफ शिफ्ट लग जाते हैं होने. Now he was a celebrated figure. So he writes The Master Builder. It explores ambition, generational conflict, fear of decline. Then 94 में he writes Little Eyolf. It deals with child death, guilt, and the need for compassion. 96, John Gabriel Borkman, a banker ruined by ambition and spiritual bankruptcy. 99, When We Dead Awaken. ये इनका फाइनल प्ले था, रिमेंबर दिस वन. फाइनल प्ले, deeply symbolic, very elegiac. It reflects on art, love, and regret. So these plays, they delve into symbolism, mortality, lost ideals, and the isolation of the artist. And finally, we have his decline and death. I don't know how many writers we have read who have suffered stroke. 1900, he suffers a stroke and gradually withdraws from public life. Strokes भी अलग अलग intensity के होते हैं. Sometimes it does something to one person, somebody else it affects because different parts of the brain get affected. So he withdraws from public life. 1906 में dies in Christiania, Oslo, 23rd May. His last words reportedly were, "Toward a mod, on the contrary." Key themes, I told you these. In the beginning only I told you this. So this is about Henrik Ibsen's life, his key works, and his key themes that he has used in his works. ठीक है? I have also mentioned here chronologically all the works. So जिनके पास मेरा ये notes हैं, आप लोग please read chronology. Okay? Everybody read chronology. Next in the list is Henry Arthur Jones. Henry Arthur Jones is another Victorian age ka playwright. He was born in 1851, passed away in 1929. Okay, September 30th, 1851 he was born in England. So he is English, and he died on 7th January 1929. अब 1850 में वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई थी. 51 में ही वॉज बॉर्न. टेनिसन को 50 में पोएट लॉरेटशिप मिल गई थी. कीप एसोसिएटिंग, ओनली देन यू विल बी एबल टू रिमेंबर. ओके, सो नेशनैलिटी इंग्लिश. व्हाट इज़ ही नोन फॉर? पहले एक ओवरव्यू दे देती हूँ. हेनरी आर्थर जोन्स इज़ अ ट्रांजिशनल फिगर between Victorian melodrama and modern realist drama. Remember, तो ये ब्रिज है इन दोनों के बीच में. विक्टोरियन एज में जो मेलोड्रामा था, और फिर देखो मॉडर्न एज में ज़्यादा रियलिस्ट ड्रामा आता है. तो ही इज़ दैट ट्रांजिशन फिगर. ड्रामेटिक स्टाइल क्या था इनका? अगेन ही रोट वेल मेड प्ले स्ट्रक्चर में. ही इज़ एसोसिएटेड विद दैट. ही इज़ नोन फॉर सीरियस social dramas. Very moralistic tone in his works. Opposed to Ibsen's radical realism, he preferred ethical clarity. He preferred Victorian values. तो Ibsen ने बहुत ही sharp writer थे, जो वो बोलना चाहते थे वो उन्होंने बोला है. वो टोन भी वैसी यूज़ की है. रैडिकल बहुत रियलिज्म को प्रेजेंट करने के लिए. हेनरी जोन्स का विक्टोरियन वैल्यूज़, मोरालिटी थोड़ा ज़्यादा है. ही इज़ ऑफन कॉन्ट्रास्टेड विद GB शॉ. जोन्स वॉज वेरी कंजर्वेटिव. शॉ अगेन वॉज वेरी रैडिकल एंड सोशलिस्ट. शॉ और इब्सन का नाम बहुत बार हम साथ में लेते हैं. दोनों ने डिस्पाइट द सेंसरशिप, ऐसा बोलते हैं, सेंसरशिप को चीर के उन्होंने अपने वर्ड्स के थ्रू पहुंचा दिया जो वो पहुंचाना चाहते थे लोगों तक.
ठीक है. तो आर्थर जोन्स की थीम्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और पर्सनल डिज़ायर के बीच इन्होंने दिखाया है कॉन्ट्रास्ट. फिर मॉरल डिलेमास जो अपर मिडिल क्लास सोसाइटी में आते हैं वो, हिपोक्रेसीज ऑफ विक्टोरियन नॉर्म्स, डिफेंस ऑफ ट्रेडिशनल मोरालिटी एंड रिलीजन. दीज आर द मेजर थीम्स. अब मेजर वर्क्स कौन से हैं इनके? ये The Silver King, one of the most popular melodramas of the 19th century with Henry Herman. ये Henry Herman के साथ it was co-written. It's a melodrama that brought him instant success. Then Saints and Sinners, another very important one. A break from melodrama this time to serious social themes. और ये फिर serious social drama की तरफ shift हो गए थे. तो ये इनका पहला सोलो सक्सेस था. रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल है ऑफ प्रोविंशियल लाइफ, है ना, कंट्री साइड, एंड मॉरल कॉन्फ्लिक्ट दिखाया है. अनदर इम्पॉर्टेंट वन इज दिस, द केस ऑफ रिबेलियस सूजन, 1892-94 में आई थिंक पब्लिश्ड है. प्लीज चेक द डेट्स ऑलवेज. रिटन, पब्लिश्ड, और इन केस ऑफ ड्रामा ऑल्सो परफॉर्म्ड, स्पेशली द बिगनिंग वंस. बाद में तो फिर एक ही है. कॉमेडी है, एक्सप्लोरिंग विमेन्स ऑटोनॉमी एंड सोशल हिपोक्रेसी, द केस ऑफ रिबेलियस सूजन. तो इसमें एक वुमन है हु डिफाइज विक्टोरियन मैरिज नॉर्म्स, वेरी सटली फेमिनिस्ट बट स्टिल इट्स मॉरलिस्टिक. अनदर इम्पॉर्टेंट वन इज दिस, द ट्रायम्फ ऑफ द फिलिस्टीन्स, critiques commercialism and bourgeois morality. तो ये 1895 में आया था. It satires the rise of materialism over art and culture. आर्ट कल्चर को हम पीछे छोड़ रहे हैं, मटीरियलिज्म ऊपर जा रहा है. एंड another one was this, Mrs. Dane's Defense, 1900. It's a courtroom drama about identity and female morality, notable for its strong female lead. Very good to see that these Victorian dramatists have used very strong heroines. Even Henrik Ibsen, even Henry Jones sometimes. So it's a legal style drama, and a woman's past is judged in a court like social setting में उसको judge किया जाता है. These are his major works. Apart from that, we have these ones also. We have Judah, the Crusaders. It's a satirical take on Victorian philanthropy and social reform. Then we have Masqueraders. We have Michael and his lost angel. Tragic love story here. We have the hypocrites, the liars, the heroic Stubbs, and the divine gift, and finally the lie, one of his last significant plays. So morality versus hypocrisy, women का role, social realism, debates with Shaw. So he was also engaged in public and also literary disputes with G.B. Shaw, representing the conservative liberal voice in contrast to G.B. Shaw's very radical voice, socialism and radicalism. So although he was overshadowed, देखो Henry Jones को G.B. Shaw के मुकाबले कम पढ़ा जाता है. So he was definitely overshadowed by Shaw's and Ibsen's success. Jones laid the groundwork for English realist theatre. His plays were widely performed in London and on Broadway during his lifetime. He's best remembered for The Silver King, Mrs. Dane's Defense, and Michael and his Lost Angel also. ठीक है? Saints and Sinners also actually. So he is considered less enduring than Ibsen and Shaw क्योंकि morally बहुत conservative थे. बाकी he helped pave the way for Edwardian drama, realist stage, and I told you he's a bridge between Victorian melodrama and modern realist fiction, realist drama, या modern social drama. And he also coined the idea of the stage as a moral platform, not just entertainment, but for morality का भी एक stage है. Okay, next one is Oscar Wilde. Now, although we have covered Oscar Wilde in my paid classes, I think we have done Oscar Wilde जब हम लोग fiction कर रहे थे
but of course he's also a dramatist. So we'll just revise it once more. Oscar Wilde was born in 1854. So you can see the chronology. Third one, 54, passed away in 1900. Oscar Wilde was Irish. तो पहले जो हमने किए इब्सन वॉज नॉर्वेजियन, दूसरे इंग्लिश थे और ये आयरिश हैं. वॉट इज़ ही नोन फॉर? विट, सटायर, एस्थेटिसिज्म, आर्ट फॉर आर्ट्स सेक, सोशल कॉमेडीज एंड ऑफ कोर्स एपिग्राम्स ऑल्सो. तो जो मूवमेंट ये बिलोंग करते हैं वो है एस्थेटिसिज्म और डेकाडेंस. मोटो क्या था? आर्ट फॉर आर्ट्स सेक. इनका स्टाइल, इनकी फिलॉसफी, he was the master of drawing room comedy. Okay. He combined witty dialogue with sharp social critique. He challenged Victorian morality, class pretensions, and gender roles. He always believed art over moral instruction. कि आर्ट को हमेशा पहले रखना है. अब हेनरी जोन्स तो मोरालिटी को ऊपर रख रहे थे. वाइल्ड वॉज लाइक आर्ट फॉर आर्ट सेक. आर्ट पढ़ो, देखो, लिखो आर्ट के सेक के लिए, लाइफ की सेक के लिए नहीं, मोरालिटी की सेक के लिए नहीं. ज़रूरी नहीं है हर एक वर्क में एक मॉरल एंडिंग होनी चाहिए. आर्ट itself is beautiful, do it for its art's sake. So he was famous for paradoxical and epigrammatic style. Okay, again the themes that he has used mostly is beauty, art, artificiality, morality, punishment, redemption, gender roles, social masks, duality of identity, public versus self, private. हमारी आइडेंटिटी एक पब्लिक आइडेंटिटी, एक प्राइवेट आइडेंटिटी है. हिपोक्रेसी ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी. विक्टोरियन एज में मैक्सिमम राइटर्स ने हिपोक्रेसी को एक्सप्लोर किया है. इनके मेजर वर्क्स, लेडी विंडरमेयर्स फैन, आई थिंक वी डिस्कस्ड अबाउट दैट. 1892 हिपोक्रेसी इसमें दिखाई है. सीक्रेट वर्च्यू इन अपर क्लास सोसाइटी, अ वुमन ऑफ नो इम्पॉर्टेंस. मैं अभी सारा बता रही हूँ, नॉट जस्ट एज अ ड्रामेटिस्ट बट एज अ होल. क्रिटिक ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी है उसमें, मॉरल जजमेंट है. आइडियल हस्बैंड, पॉलिटिक्स, ब्लैकमेल, आइडियलिज्म उसमें दिखाया है. द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट वन. विटी फार्स, सटायर ऑफ सोशल कन्वेंशंस एंड आइडेंटिटी. ठीक है. ही वॉज ऑल्सो इम्प्रिजन्ड, इफ यू रिमेंबर. क्यों? बिकॉज ऑस्कर वाइल्ड वॉज होमोसेक्सुअल. ऑल्दो ही वॉज ऑल्सो मैरिड, बट ही वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर ग्रोस इंडिसेंसी due to his homosexuality. इनका partner, because belongs to I think to an influential family, कुछ हुआ नहीं उनके साथ. He spent 2 years in prison and he wrote what? The Profundis. वो अपने लवर के लिए इन्होंने लॉन्ग एक लेटर लिखा था. So he died in exile and poverty in 1900 in Paris. ठीक है. As a dramatist now, ही कॉमेडी ऑफ मैनर्स यूज़ किया है इन्होंने. वेरी एलिगेंट डायलॉग्स, फार्स और सटायर को मिक्स किया है, और डबल लाइफ्स, वही ड्यूअल आइडेंटिटी को एक्सप्लोर किया है. ठीक है. तो मेजर ड्रामेटिक वर्क्स, लेडी विंडरमेयर्स फैन, वुमन ऑफ नो इम्पॉर्टेंस, आइडियल हस्बैंड, इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ये सारे आ गए. लेट्स सी नाउ. So he publishes poems also. He tours US, Canada, giving lectures on aestheticism. He famously declares that I have nothing to declare except my genius. He travels to Paris, writes the blank verse tragedy, The Duchess of Padua. He marries Constance Lloyd, very intelligent and wealthy woman. 2 बच्चे भी होते हैं उनके. एसेज लिखे, फेरी टेल्स लिखी, लिटरेरी मैच्योरिटी आती है इस एज में, जो मिडिल एज आता है. सो ही एडिट्स दिस, द वुमेन्स वर्ल्ड. इट वॉज अ मैगजीन फॉर वुमेन. वेरी फ्लैम्बॉयंट लाइफ स्टाइल. ही पब्लिशेज पॉपुलर फेरी टेल्स like The Happy Prince and Other Tales, House of Pomegranates. He publishes The Decay of Lying and Pen, Pencil and Poison, very important essays. Decay of Lying से question भी आया है. Essays on Aesthetics and Artifice. 90 में serial publication of The Picture of Dorian Gray. Lippincott's monthly magazine. We discussed this earlier. It sparks controversy also for its moral ambiguity and homoerotic undertones.
फिर आता है पीक फेम का, जब ये पब्लिश करते हैं अपने रिवाइज्ड नॉवल द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। एसेज लिखते हैं इंटेंशंस एंड द सोल ऑफ मैन अंडर सोशलिज्म, इससे भी क्वेश्चन आया है। शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं लॉर्ड आर्थर्स सेवाइल्स क्राइम एंड अदर स्टोरीज। फिर आता है सिंपलिस्ट ड्रामा सलोमे। वी हैड दिस इन माई मास्टर्स आई थिंक। It was banned in Britain, Salome. It was originally written in French, please remember. Then he writes his greatest society comedies. Lady Windermere's Fan, A Woman of No Importance, An Ideal Husband, Importance of Being Earnest. तो ये इनका क्रक्स आ गया पूरे ड्रामा का। As a dramatist, he reimagined drawing room comedies. बहुत इंटेलेक्चुअल सोफिस्टिकेशन के साथ एस्थेटिसिज्म लेके आए इनटू मेन स्ट्रीम ड्रामा। ही बैलेंस्ड एंटरटेनमेंट विद क्रिटिक। बड़ा अच्छा विटी डायलॉग्स हैं बहुत अच्छे इनके, अमेजिंग। एंड ही ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड अदर ड्रामेटिस्ट्स लाइक नोएल कावर्ड, टॉम स्टॉपर्ड. He paved way for the modern plays that blend wit, critique, social observation. Okay? So I've written down again his works. Please go through them. एक ये भी था इनका ना, जब निकल गए वहाँ से प्रिजन से, तो बैलेड ऑफ रीडिंग गेऑल प्रिजन अंडर द सूडोनिम C33. ये इनका प्रिजन नंबर था और सेल ब्लॉक था. It's a poem that condemns the brutality of the prison system. So exile and death. He lives in France, mostly in Paris, under this name. He changes his name. It was very bad for homosexuals. Homosexuality कोई मिल जाता था यहाँ पे तो it was a difficult life. They were mostly imprisoned, tortured. Some of them were also sent to mental asylums, saying it's a disease, it has to be cured and whatnot. So converts to Roman Catholicism on his deathbed. He dies of meningitis at the Hotel d'Alsace, Paris, at the age of 46 only. That's about Oscar Wilde. Next one we have is Arthur Wing Pinero. Arthur Wing Pinero, again not as famous as these other playwrights, but he is the next one in the list. Born in 1855. Oscar Wilde 54, Wing Pinero 55. He was British. Okay. What is he known for? Again, he is a transitioning figure. English drama से जो melodrama था to mature social comedy and realism. He started with farces and light comedies. इनका भी वही है, step wise है. Farce और light comedy से शुरू किया and then he moved to serious social dramas. इन्होंने भी वेल मेड प्ले स्ट्रक्चर यूज़ किया है. ही हैज़ ऑल्सो यूज्ड वेरी स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स एंड ही क्रिटिक्स विक्टोरियन रिस्पेक्टेबिलिटी. ही इज़ द वन हु ब्रिजेस द गैप बिटवीन विक्टोरियन थिएटर एंड एडवर्डियन प्रॉब्लम प्ले. ही हेल्प टू लेजिटिमाइज द मिडिल क्लास डोमेस्टिक ड्रामा इन ब्रिटेन. ठीक है, इनके मेजर वर्क्स पे आते हैं. So he was born to Portuguese Jewish family. Okay. And initially he was trained in law, but then he soon turned to theatre. He also worked as a stage actor at the Lyceum Theatre under Henry Irving. इनके major plays पे आते हैं. These are of course his early plays. Magistrate, very important, hugely successful farce, one of his most enduring plays. This was an early success in light comedy. 1885, I think it was published. Check the date. 81 probably written. The School Mistress. 86 में I think it was published. Farcical comedy set in girls' school. ठीक है, girls' school में set है. Social satire है. Then another one important that he wrote was The Second Mrs. Tanqueray. वो अगले उसमें आएगा ये. सो दीज आर दिस अर्ली वर्क्स. डैंडी डिक, द हॉबी हॉर्स, नाम से ही लग रहा है कि फार्स है, कॉमेडी है. तो दीज अर्ली कॉमेडीज एस्टैब्लिश्ड पिनेरो एज अ मास्टर ऑफ स्टेज क्राफ्ट, पर्टिकुलरली इन फार्स एंड हाई कॉमेडी. फिर आता है ट्रांजिशन टू सीरियस ड्रामा, जिसमें लॉर्ड्स एंड कॉमन्स,
the profligate, the weaker sex. The second Mrs. Tanqueray, it was a landmark play. It explores female fallen characters with sympathy and psychological depth. The notorious Mrs. Ebb Smith, radical woman resists social conventions and marriage. तो ये सेकेंड मिसेस टैंकरी इज कंसिडर्ड अ टर्निंग पॉइंट इन ब्रिटिश ड्रामा, ब्रिटिश थिएटर, क्योंकि वो फार्स से सेंटिमेंटलिज्म की तरफ चले गए टूवर्ड्स मॉडर्न प्रॉब्लम प्ले सिमिलर टू इब्सन. एंड देन कम्स हिज पीक एंड डाइवर्सिफिकेशन. So The Princess and the Butterfly, it's a blend of romanticism and psychology. Trelawney and the Wells, it was semi-autobiographical tribute to the old repertory theatre. Then The Benefit of the Doubt, moral dilemmas and societal judgment. ये इनका एक फेमस वर्क है. Iris, high society scandal, moral ambiguity. Letty, then his House in Order, mid-channel, complex portrait of women's mental collapse. देख रहे हो ना women characters कितने use किए हैं इन्होंने. तो mid-channel is also a famous one. So during this period, Pinero's work moved towards greater psychological realism, exploring female subjectivity, middle class tensions, and the breakdown of Victorian values. So he was a craftsman. He was very versatile as a dramatist. He was also the pioneer of serious domestic drama, we can say, with a lot of emotional depth. Gradually fell out of favor as modernist theatre आ गया. Shaw बहुत famous हो गए, Galsworthy आ गया, then O'Neill आ गए. These people rose to fame. So he wrote less frequently, older plays को revive किया बहुत occasionally. He was also knighted, Sir का title मिला इनको for his services to drama, and then he finally died in 1934, leaving a legacy of over 50 plays. So these are his major themes, I told you. And notable works that you have to remember are these. Okay. And of course others, you don't have to go again into extreme detail of all of these works. Just get an idea of what they are about. A very brief summary you can just go through. It will take you an hour or so. And finally, we have G.B. Shaw, the master, we can say. Again, G.B. Shaw was Irish. What is he famous for? He's known for drama of ideas. Drama of ideas. He's known for social critique. He's known for wit and satire. He also was awarded the Nobel Prize in Literature in 1925. So he was born in 1856. 54, 55, 56 ऐसे ही है पूरी लाइन से ये लोग. He was the creator of the problem play in England, and that is what influenced by Ibsen. Problem plays. तो G.B. Shaw के तो problem plays बहुत famous है ना. He coined drama of ideas, dialogue-driven, intellectually rich plays, drama of ideas. Then he used comedy, लेकिन amusement के लिए नहीं. भाई इन्होंने भयंकर तरीके से सोशल क्रिटिक किया है और बहुत ही सटल वे में कॉमेडी यूज़ करके. सो ही अटैक्ड कन्वेंशनल मोरालिटी, कैपिटलिज्म, रिलीजन, वॉर, मैरिज, सब चीज़ों को क्रिटिक किया है. एंड सब कुछ लिखा है इन्होंने. एसेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनके. इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशलिज्म एंड फेबियन सोसाइटी. ओके. Class conflict is one of the major themes. Social injustice है, women's emancipation and gender roles, religion versus reason, hypocrisy in institutions like marriage, war, education, medicine, and then morality as a tool of power. इनके major works we have
Widower's Houses, it was his debut. एंड मतलब अगर आप ना डिटेल में जी बी शॉ की लाइफ के बारे में पढ़ोगे तो आप देखना, जी बी शॉ खुद चले गए, स्लम एरिया में रहने चले गए और बहुत टाइम वहाँ रहे, और फिर उन्होंने देखा कि यार किस तरह की कंडीशन है, लाइफ कैसी है, एंड देन ही रोट. सो ही वॉज लाइक दैट, ही वुड गो प्लेसेस, एक्सपीरियंस things for himself, and then he would talk about it. Next level, G.B. Shaw. Let's read a bit. He developed a love for reading, music and art, self-educated through libraries and lectures. He moved to London to join his mother and sister. चले गए थे वो लोग, although he was born in Dublin, Ireland, Irish थे. Near poverty में रहे while attempting to become a novelist and critic. He wrote 5 novels. कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुई. सोचो, नॉवेल्स लिखी बट सक्सेसफुल नहीं हुई. इमेच्योरिटी, द इरैशनल नॉट, आपने सुनी भी नहीं होंगी शायद, लव अमंग द आर्टिस्ट, ये नन ऑफ दीज गेन्ड मच ट्रैक्शन, बट दे शो केस शॉज अर्ली सोशलिस्ट आइडियाज़. इनको देख के लगता है ऐसा कि ना, कई बहुत बार हुआ है ऐसा बहुत सारे राइटर्स के साथ. इट्स एज इफ डेस्टिनी प्लेज इट्स रोल. जो ये मिलना ही प्लेस से था इनको सक्सेस, तो जितनी मर्जी नॉवेल्स लिख लो, पोएम्स लिख लो, कुछ नहीं होना था. देन फेबियन सोसाइटी एंड क्रिटिकल वॉइस. सो ही जॉइंड द फेबियन सोसाइटी. एक सोशलिस्ट ग्रुप था जो ग्रेजुअल रिफॉर्म को एडवोकेट कर रहे थे. ही बिगैन गिविंग लेक्चर्स एंड राइटिंग एसेज एंड ऑल्सो क्रिटिसिज्म. फिर कॉलम लिखने लगे ये, जैसे कि द स्टार में, सैटरडे रिव्यू में, आर्ट, म्यूज़िक, थिएटर, इन सब चीज़ों के ऊपर. और बहुत अच्छा है, इन्होंने पहले सबसे पहले थिएटर को क्रिटिक करना शुरू किया, एज अ क्रिटिक काम किया, एंड देन ही रोट हिज वर्क्स. द क्विंटेसेंस ऑफ इब्सनिज्म. दिस इज़ एन अर्ली वर्क ऑफ ड्रामा criticism, promoting realism and Ibsen's social influence. So, important one. Then comes his early plays in the plays Pleasant and Unpleasant series. Pleasant और Unpleasant नाम भी दे दिया इन्होंने. जैसे कि very important, Widower's House, Unpleasant. Why? Because it exposes slum landlordism. Philanderer, Unpleasant. Critique है again modern relationships का. Mrs. Warren's Profession, Unpleasant. Prostitution or hypocrisy, all the things that would make public uncomfortable, थोड़ा सा भी unpleasant. Arms and Man, pleasant. It's a satire because on war and romance. Candida, pleasant. Woman chooses intellect over passion. You never can tell, pleasant. Comedy of manners. The Devil's Disciple, American Revolution setting है इसकी. Caesar and Cleopatra, ironic take on historical epic. So these early plays challenge Victorian morality, gender roles, capitalism and religious dogma. फिर एक साथ पब्लिश करते हैं plays Pleasant and Unpleasant and The Perfect Wagnerite. Marries Charlotte Payne, Townshend, a fellow Fabian. वो भी Fabian Society में ही थी साथ में. फिर मेजर ड्रामेटिक अचीवमेंट्स आती हैं. प्रॉब्लम प्लेज लिखते हैं जैसे मैन एंड सुपरमैन, मेजर बाबरा, सारे वर्क्स इंपॉर्टेंट हैं. ओके, द डॉक्टर्स डिलेमा, एंड्रोकल्स इन द लायन, पिगमेलियन बहुत एक फेमस वर्क बन जाता है. इट वॉज ऑल्सो अडेप्टेड इन टू अ म्यूजिकल, माई फेयर लेडी. And then he starts writing about war, politics, and then he also wins the Nobel Prize. World War I आ जाती है 1914 में. So he wrote controversial essays like Common Sense about the war, criticizing British policies. He becomes a global intellectual figure, works translated and performed worldwide. Saint Joan, very important work, based on Joan of Arc, real में जो थी, France. Explores martyrdom, politics and sainthood. 25, he was awarded the Nobel Prize for his work which is marked by both idealism and humanity. Nobel Prize आपके सारे works के लिए मिलता है, किसी एक के लिए नहीं मिलता. 28, The Intelligent Woman's Guide to Socialism and Capitalism. It's a non-fiction treatise है पूरा. ठीक है, तो मेजर विडोअर्स हाउस, मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन, आर्म्स एंड द मैन, कैंडिडा, मैन एंड सुपरमैन, मेजर बारबरा, पिगमेलियन एंड सेंट जोन. These are his major works. And then end के final years के plays इनके Too True to Be Good, The Simpleton of the Unexpected Isles, Geneva, it's a satire on diplomacy and war,
far-fetched fables, beyond billions, full length, फाइनल फुल लेंथ प्ले ये इनका, जिसमें इन्होंने यूटोपियन आइडियाज़ को दिखाया. यूटोपियन वेरी रेयर फॉर G.B. Shaw. He continued writing letters, prefaces and political essays until his death. Finally, 1950 he dies. He lived a full life. 94 की एज में died after falling. तो गिर गए बेचारे. He injured his hip and because of that he passed away. Socialism है, social critique है, feminism, women's autonomy. I told you the major themes in his works. He stood apart from Oscar Wilde and Pinero. Very different. आपको ये छोटी सी एक brief summary देख के ही पता चल जाएगा ये तो. Because he was more ideological and very argumentative. His plays remain very relevant and very provocative. They are often studied also for their intellectual weight. He influenced Beckett, Pinter, Stoppard, all of these people. ठीक है, तो ये आ गए आपके G.B. Shaw. So list, quick revision. First one was Henrik Ibsen, 1828. Second one was Henry Arthur Jones, 1851. Third, Oscar Wilde, 1854. Fourth, Arthur Wing Pinero, 1855. And fifth, G.B. Shaw, 1856. So please read them carefully, nicely, a little bit in detail also. And if you have any issues, any problems, ask me. We'll try and do some works also. Okay? If you want to take the full subscription, the details are in the description box. 2 months are left. You can take the subscription if you want to have a very good revision. And not just that, if you are preparing for December, your aim is December, take the subscription as soon as possible. Don't wait, because it takes time. Completing the syllabus, revising the syllabus, all of it takes time. The more experience you have, the more you do the reading, the well prepared you will be. So let me know if you have any plans of joining my course, and you will get all the basic things जितनी भी हैं. लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, आपका नोट्स मिल जाएंगे, टाइम सेव हो जाता है, MCQs हम करेंगे, PYQs हम करेंगे, तो ये सब कुछ होगा. Okay, and your doubts will be cleared, of course, all the doubts anytime. Okay, thank you, and I will see you in the next one.